स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है ये क्या रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 74.04% रहा है। तो 74.04% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुरुष का जो साक्षरता दर है ये आपका 82.14% रहा था और महिला का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे साक्षर दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो ये आपका 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 92.07% रहा था। और इससे पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर जो वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए केरल राज्य का जो महिला साक्षरता दर है ना पुरुष और महिला दोनों में ही साक्षरता दर जो है केरल का जो है वो सबसे अधिक रहा था। और वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दिया जाए तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का जो आपका साक्षरता दर है ना वो सबसे अधिक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य है। बिहार का जो साक्षरता दर है ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 71.20% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.50% रहा था। इसके बाद सबसे कम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है ये आपका 65.38% रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए बिहार के बाद ये जो आपका राजस्थान राज्य है ना यहाँ का महिला साक्षरता दर जो है ये सबसे कम रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छठी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है अक्टूबर 2022 में ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की जो छठी बैठक है ना ये आपका बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे एग्जाम में आगे के शिफ्ट में पूछा जाए G20 17वां शिखर सम्मेलन ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था। ये तो आपका स्वास्थ्य मंत्रियों का हो गया। अगर सिर्फ पूछ दिया जाए कि G20 17वां जो शिखर सम्मेलन है जो कि आपका 2022 में हुआ था ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये भी आपका नूसा बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात कर ले तो देखिए 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है ना ये आपका 2023 में आयोजित किया गया है और ये भारत देश में आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शेरपा की अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपके अमिताभ कांत जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा G20 2023 का आपका जो विषय यानी थीम जो है वो क्या रहा था। तो ये आपका वसुधैव कुटुंबकम रहा था, यानी एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ये जो आपका G20 2023 का जो है वो विषय रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा G20 की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका G20 है ना एक विकासशील देशों का समूह है और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 26 सितंबर 1999 में जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसके अलावा G20 सम्मेलन का जो पहली बैठक है ये कब और कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए G20 सम्मेलन की जो पहली बैठक है ना ये आपका 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में जो है आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द वर्ड हाउस दैट इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी जो ये आपका हाउस दैट जो शब्द है ना ये आपके किस खेल से संबंधित है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप क्रिकेट खेलते होंगे आप देखते होंगे जब बॉलर बॉलिंग करता है और जब उसे लगता है कि बैट्समैन आउट है तो वो जो आपका हाउस दैट का जो है वो अपील जो है वो करता है। और ये जो आपका हाउस दैट जो शब्द है ना ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का जो मैनेज यानी प्रबंधन जो है ये किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात कर ले तो ये भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो है राजमार्ग परियोजना है। और ये जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना ये आपके 4 महानगरों को जो है वो जोड़ता है। और वो 4 महानगर कौन कौन से हैं, तो पहला आपका दिल्ली, सेकंड आपका मुंबई, थर्ड आपका कोलकाता और फोर्थ आपका चेन्नई। ये 4 महानगरों को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये आपका जोड़ता है। और वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो है कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए इसकी जो कुल लंबाई है ना ये आपका 5846 किलोमीटर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना इस परियोजना को जो है 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और इस परियोजना को जो है वर्ष 2012 में जो है वो पूर्ण किया गया था। यानी पूरा जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 2012 में जो है वो पूरा हो गया था। और वहीं अगर बात कर ले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को प्रबंधन यानी मैनेज जो है ये किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को जो मैनेज्ड है ना ये आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा जो है ये आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन जो है वो किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सारोदी सकैया ये जो आपके किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के जो है ये आपके प्रतिपादक हैं। यानी सारोदी सकैया का जो संबंध है ना ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है, तो देखिए सारोदी सकैया की बात कर ले तो ये जो आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित है। तो सत्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सारोदी सकैया को जो है 2015 में सत्रिया नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया नृत्य की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है सत्रिया नृत्य की जो है स्थापना जो है वो की गई थी। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा ये जो कब दिया गया था, तो देखिए सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है वर्ष 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु जतिन गोस्वामी इनका भी जो संबंध है ना ये आपके सत्रिया नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आबुनस, महोगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना जैसे वृक्ष ये जो आपके किस प्रकार के जंगलों यानी वन में जो है ये आपके पाए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और वार्षिक वर्षा जो है ये आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है उन क्षेत्रों में जो आपका उष्ण कटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो आपके आबुनस, महोगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना ये आपके जो वृक्ष है ना ये आपके जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन से पूछा जाता है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन को जो है ये आपका पतझड़ वाले वन भी जो है वो कहा जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर की बीच वर्षा होती है उन्हें जो आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन जो है वो कहा जाता है। और अगर इनके उदाहरण की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके शीशम, सौल, सागौन, साखू, आम, आंवला और चंदन ये सब जो आपके वृक्ष है ना ये आपके उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन के जो है ये आपके उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये जो आपका DPSP के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर ले तो देखिए इस योजना में जो है किसानों को रबी और खरीफ फसलों की जो है बीमा जो है वो किया जाता है। और ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना ये आपका 13 जनवरी 2016 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी।
और देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो भारत के किसानों के फसलों जो खराब होती थी, उनके फसल खराब होने और फसली आपदा के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ जो है ये वित्तीय संरक्षण जो है वो प्रदान करना। ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो है वो आपका मुख्य उद्देश्य था। और देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि आपको पता है कि डीपीएसपी के अनुच्छेद कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है, तो ये आपका 36 से 51 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 48 में आपका ये कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से जो है संगठित करने का जो प्रयास है वो करेगा। ये आपका अनुच्छेद 48 में कहा गया है। और अनुच्छेद 48 ही जो है ये आपके फसल बीमा योजना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1838 ईस्वी में एक आपका त्रिपक्षीय संधि हुआ था। ये जो है किस गवर्नर के काल में जो है ये आपका इस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 1838 में जो है ये आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच जो है ये आपका 1838 ईस्वी में ये जो आपका त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसमें जो आपका गवर्नर जनरल पूछा गया था तो ये आपके लॉर्ड ऑकलैंड के मध्य हुआ था। तो लॉर्ड ऑकलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 13 ये जो आपका किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 13 की बात कर ले तो एक आपका ये जो है मौलिक अधिकार है और ये जो आपका राज्य के नागरिकों के विरुद्ध को जो है मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी जो है वो प्रदान करता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैसूर दशहरा ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए मैसूर दशहरा की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और देखिए मैसूर दशहरा को ही जो है आपका नादा हब्बा दशहरा भी जो है वो कहा जाता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अन्य दशहरा जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कुल्लू दशहरा ये जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अल्मोड़ा दशहरा ये जो आपका उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा की बात कर ले तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। और ये जो आपका बस्तर दशहरा है ना, ये सबसे अधिक दिन तक जो है ये आपका दशहरा मनाया जाता है, जो कि आपका 75 दिन से अधिक जो है ये आपका दशहरा जो है वो मनाया जाता है। और शायद आपका प्रश्न यही पूछा गया था कि सबसे ज्यादा दिन तक दशहरा जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए सबसे ज्यादा दिन तक जो दशहरा है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ही मनाया जाता है। और ये जो आपका बस्तर दशहरा मनाया जाता है जो कि 75 दिन से अधिक जो ये आपका दशहरा मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आपका कुर्ग दशहरा ये जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर जो भी कमेंट करके बताइएगा मैं उनको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप कमेंट करके जो है आंसर नहीं बताते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कुर्ग दशहरा जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है? तो देखिए BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है ना ये भारत की मनीषा रामदास को जो वो दिया गया है। तो मनीषा रामदास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मनीषा रामदास ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। और वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये आपके 15 अक्टूबर 2022 से प्रसन्ना बी वर्ले हैं। तो प्रसन्ना वी वर्ले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि कोलकाता उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके TS शिवगन्नम है। तो TS शिवगन्नम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो। और वहीं अगर बात कर ले पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो देखिए पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान राज्यपाल है ना ये आपके CB आनंद बोस हैं। और वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके ममता बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि CS3 CS2O का जो है केमिकल नेम पूछा गया था। तो देखिए इसका जो केमिकल नेम होता है ना वो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपेनॉल होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस चोल शासक के शासन काल में जो है
पहला व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो है ये चीन में भेजा गया था। यानी पहला व्यापार का जो आमंत्रण है ना ये चीन में किसके द्वारा भेजा गया था, किस चोल शासक के द्वारा, तो ये आपका राजा चोल के द्वारा भेजा गया था। और शायद आपका वंश पूछा गया था, ऑप्शन में आपका वंश दिया गया था, तो चोल वंश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ये तो मैंने आपको बता दिया है, भारत में पहली रेलवे लाइन जो है ये कब बिछाई गई थी। तो देखिए भारत में जो पहली रेलवे लाइन है ना ये आपका 1853 में बिछाया गया था, तो 1853 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में प्रथम रेल जो है ये कब चला था, तो ये आपका 16 अप्रैल 1853 को चला था। और किसके समय चला था, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के समय चला था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में प्रथम रेल जो है ये किसके बीच चला था, तो ये आपका मुंबई से ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई थी, तो ये आपका 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अलार्मेल वल्ली का संबंध ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए अलार्मेल वल्ली का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अलार्मेल वल्ली भरतनाट्यम के जो है किस शैली से संबंधित है, तो ये आपका पंडानालूर शैली से संबंधित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलार्मेल वल्ली को जो है 1991 में पद्मश्री, 2001 में जो है संगीत नाटक अकादमी और 2004 में जो है इन्हें पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत के प्रसिद्ध पारसी त्यौहार ये जो आपका नवरोज त्यौहार है ना इसका आरंभ ये जो है किसने किया था। तो देखिए ये जो आपका नवरोज त्यौहार है ना ये पारसी धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और इसका जो शुरुआत है ये बलबन के द्वारा जो वो शुरू किया गया था, तो बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ग्यासुद्दीन बलबन को जो है उल्गू खान भी जो है वो कहा जाता है और ग्यासुद्दीन बलबन के ही द्वारा जो है ये आपका सिजदा और पैबोस प्रथा जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर जिला यानी सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला जो है ये कौन सा रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर वाला जो जिला है ना ये आपका मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला रहा है, तो अलीराजपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सबसे अधिक साक्षर जिला अगर पूछा जाए तो ये आपका मिजोरम का जो है शेरछिप जिला रहा है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सरस्वती सम्मान 2023 में ये जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 का आपका जो सरस्वती सम्मान है ये आपका 2023 में दिया गया है और ये जो आपके शिव शंकरी को जो वो सम्मानित किया गया है और ये जो आपकी शिव शंकरी है ना ये आपका तमिल लेखिका है और इनके किस संस्मरण के लिए जो है दिया गया था। तो देखिए इनके जो है सूर्य वामसन के लिए जो है सूर्य वामसम के लिए जो है इन्हें आपका 2023 का सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है, तो शिव शंकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2021 का जो सरस्वती सम्मान है ये आपका 2022 में दिया गया है और ये किसे दिया गया है, तो ये आपके रामदास मिश्र को दिया गया है और रामदास मिश्र को ये जो आपके किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है, तो मैं तो यहाँ हूँ ये कविता संग्रह के लिए जो है 2022 का रामदास मिश्र को जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सरस्वती सम्मान है ना ये आपके साहित्य के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है और ये जो आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इस पुरस्कार को जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत है ना ये वर्ष 1991 में किया गया था और इसके जो पहले प्रथम विजेता जो रहे थे ये आपके हरिवंश राय बच्चन रहे थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 में कितने लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2022 में टोटल जो है 25 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है एक व्यक्ति को जो है सम्मानित किया गया था और वो एक व्यक्ति कौन से थे, तो ये आपके शरद कमल थे और ये जो आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो ये आपका 1961 में जो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो किया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो पहले नाम था वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और इसकी जो शुरुआत है ना ये आपका 1991-92 में जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि क्रिकेट के खेल में
अंपायर दोनों हाथ फैलाकर ये जो है किसका सिग्नल देते हैं। तो देखिए जब आप क्रिकेट खेलते होंगे ना तो देखते होंगे अंपायर जब दोनों हाथ ऐसे खड़ा करते हैं ना तो यानी इसका जो मतलब होता है ना वो वाइड बॉल का जो वो सिग्नल देते हैं। तो वाइड बॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अंपायर दोनों हाथ अगर ऊपर खड़ा करते हैं तो फिर जो आपका 6 का जो है वो आपका सिग्नल होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोला जो महोत्सव है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पोला महोत्सव है ना ये आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर कोई एक राज्य का इन दोनों में से ऑप्शन दिया गया होगा तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पादप जगत का उभयचर ये जो है किस समूह को कहा जाता है। तो देखिए पादप जगत का जो उभयचर है ना ये आपके ब्रायोफाइटा समूह को कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की जो स्वतंत्रता है ना ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की जो स्वतंत्रता है ना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लोज सी में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 का क्लोज सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विधि के समझ समानता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए विधि के समझ समानता का जो अधिकार है ना ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो ये आपका धर्म नस्ल लिंग और जाति के भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 17 की बात कर ले तो ये आपका छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 की बात कर ले तो ये आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वर्ष 2020 का जो है महाराष्ट्र अवार्ड ये जो है किसे मिला है। तो देखिए वर्ष 2020 का जो महाराष्ट्र अवार्ड है ना ये आशा भोसले को दिया गया था। तो आशा भोसले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जनवरी 2023 में थाईलैंड के नोथम्बुरी में आयोजित बैंकॉक ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप जो है ये किसने जीता है। तो देखिए जो आपका बैंकॉक ओपन पुरुष मिक्स डबल्स की बात कर ले तो इसमें जो विजेता रहे ये भारत के टेनिस जोड़ी जो है यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी जो है ये आपके जो है विजेता रहे हैं। तो यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एलाई लेमिन का जो है IUPAC नेम पूछा गया था। तो देखिए एलाई लेमिन का जो आपका फॉर्मूला होता है ना ये आपके C3H5NS2 होता है और इसके IUPAC नेम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए एलाई लेमिन का जो IUPAC नेम होता है ना ये आपके प्रोपेन 2 इन 1 एमीन होता है। तो प्रोपेन 2 इन 1 एमीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ये जो आपका लाहो नृत्य है ना ये आपके किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए लाहो नृत्य जो है ये आपका मेघालय राज्य का जो एक लोक नृत्य है। और देखिए ये जो आपका लाहो नृत्य है ना ये आपके जयंतिया जनजाति के द्वारा बेहिदन खलन उत्सव के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मेघालय के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए नोंगक्रेम त्यौहार, खांसी त्यौहार, बांग्ला त्यौहार और साजिबू चिरोबा ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके मेघालय राज्य के त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि समवर्ती सूची ये जो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए समवर्ती सूची की जो विशेषता है ना ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये सभी जो प्रावधान है ना ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सबसे कम साक्षरता दर ये जो है किस राज्य का है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य का रहा था और बिहार का जो आपका लिटरेसी रेट है ये आपका 61.80% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अंग्रेजी में संविधान जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अंग्रेजी में संविधान जो है ये आपके प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संविधान के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए संविधान के जनक के रूप में जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से
कौन सा नृत्य और त्यौहार दोनों है? तो देखिए ये जो आपका बिहू जो आपका त्यौहार और नृत्य ये जो है आपका दोनों है, और बिहू जो है ये आपका असम राज्य का जो है नृत्य और त्यौहार है, तो बिहू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहू जो है एक साल में कितने जो है मनाए जाते हैं। तो देखिए बिहू जो है एक साल में असम में जो है आपके 3 जो है वो मनाए जाते हैं, और वो तीनों का नाम जो है आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है? तो ऑप्शन में आपका अमजद अली खान दिया गया था। तो देखिए अमजद अली खान का जो संबंध है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है, तो अमजद अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमजद अली खान को जो है 2001 में आपका पद्म विभूषण, 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य सरोद वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अयान अली खान, अमान अली अकबर खान, विकास महराज, दौलत खान, सरन रानी, राजीव तारानाथ, अब्दुल समी खान, विश्वजीत राय चौधरी, अमित गोस्वामी, उस्ताद हाफिज अली खान, आशीष खान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में किस अवधि की योजना को जो है अवकाश अवधि के रूप में जो है कहा जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल के बाद जो है ये आपका अवकाश की अवधि जो है वो शुरू किया गया था, यानी प्लान हॉलीडे जो है वो आपका हुआ था। और ये जो आपका 1966 से लेकर 69 तक जो है ये आपकी अवकाश के अवधि के रूप में जो है इसे जाना जाता है। तो 1966 से 69 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जो है ये किसने जीता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में जो स्वर्ण पदक है ना ये शिव थापा और मोहम्मद हसामुद्दीन के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो शिव थापा और मोहम्मद हसामुद्दीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका वो नहीं दिया गया था तो वर्ष 2022 में बॉक्सिंग में जो स्वर्ण पदक है ना ये निखत जरीन और नीतू घंगास के द्वारा जो है वो जीता गया था। तो ये अगर ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की जो है पहली महिला अध्यक्ष ये जो है कौन बनी है? तो देखिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है ना ये आपकी मेघना अहलावत बनी है। तो मेघना अहलावत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये कब हुआ था? तो ये आपका 1926 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो वर्तमान में महासचिव है ये आपके कमलेश मेहता हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो ओडिशा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2019 में किस कथकली नृत्यांगना को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी जिनका जनवरी 2022 में जो वो निधन हो गया था, और ये जो आपका कथकली नृत्य से संबंधित है, और इनके प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो मिलेना साल्विनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बलबन ये जो है किसका नायाब? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बलबन था ना ये आपके नसीरुद्दीन का जो है ये आपका नायाब था। तो नसीरुद्दीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन ये जो आपका इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय संविधान में 10 देशों से उधार ली गई अन्य विशेषताओं के बारे में, जहां से TCS के द्वारा अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, उपाध्यक्ष के पद, ये सभी जो आपके प्रावधान है ना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A के तहत आपके जो है मौलिक कर्तव्य,
पंचवर्षीय योजनाएं, ये सभी जो आपके सोवियत संघ, जिसे जो आप यूएसएसआर कहा जाता है और वर्तमान में जो इसे अब रूस जो है वो कहा जाता है, तो ये सभी जो प्रावधान है ना, ये आपके रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है, ये आपका जापान देश से लिया गया है। इसके अलावा सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता, रिट, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, इसके अलावा द्विसदनीयवाद, ये सभी जो प्रावधान है ना, ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक, ये सभी जो प्रावधान है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से जो है आपके उधार लिए गए हैं। इसके अलावा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी जो आपका डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना, ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार जो संबंधी शक्तियां होती है ना, ये जो आपका जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है ना, ये सभी प्रावधान जो है आपके कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ना, ये आपके दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका देश से जो है ये आपके लिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है, ये आपके जापान देश से लिए गए हैं। इसके अलावा गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श प्रावधान है, ये सभी जो आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में जो है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सही दिया गया है। तो देखिए, अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की बात कर ले, तो ये जो आपका संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो अगर ये ऑप्शन दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जो आपके डीपीएसपी है ना, ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो आई थिंक आपका यही ऑप्शन में दिया गया था कि डीपीएसपी को जो है आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के तरफ से जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है ये किसने जीता था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के तरफ से जो टोटल आपके जो है 7 मेडल जो है वो जीते गए थे, जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो भारत जो है 1 गोल्ड मेडल जीता था और 2 जो आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 4 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और स्वर्ण पदक की बात कर ले तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो जीता गया था ये आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है वो जीता गया था। वहीं अगर रजत पदक की बात कर ले तो 2 आपका जो रजत पदक आया था ये जो आपका एक आपकी मीराबाई चानू ने जीती थी और सेकंड आपका जो है एक आपके रवि दहिया जो है वो जीते थे। वहीं अगर बात कर ले किस वर्ग में मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक जीती थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो ये आपके महिलाओं के 49 किग्रा भारोत्तोलन में जो है ये आपका सिल्वर मेडल जो वो जीती थी। और रवि दहिया की बात कर ले तो ये आपके पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किग्रा कुश्ती यानी पहलवानी में जो है ये आपके रजत पदक जीते थे। तो मीराबाई चानू और रवि दहिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कांस्य पदक विजेता की बात कर ले यानी ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीता था, तो ये आपका पहली तो आपकी लवलीना बोर्गेहन ने जीती थी और लवलीना बोर्गेहन ने जो है महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीती थी। इसके अलावा पीवी सिंधु ने जो है महिला एकल बैडमिंटन में जो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने जो है पुरुष के 65 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है ये आपके भारत की तरफ से जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी जो है ये आपकी जो है ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते थे। तो ये चारों का जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा जो आपके स्वर्ण पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यहाँ से पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा ने जो है किस खेल में और कितने मीटर भाला फेंक कर जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में जो है 87.58 मीटर का जो भाला फेंक कर जो है ये भारत के तरफ से जो वो गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे। और इसी के साथ जो है नीरज चोपड़ा जो है पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय जो है आपके जो है वो खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा जो पदक है ना ये किस देश ने जीता है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा जो पदक है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए देश के द्वारा जो वो जीता गया है। यूएसए के द्वारा जो आपका टोटल 113 पदक जीता गया था, जिसमें 39 गोल्ड, 41 जो वो सिल्वर मेडल जीता गया था और 33 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर पूछा गया था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर रहा था ना ये आपका मिराई टोबा रहा था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आदर्श वाक्य रहा था ना वो आपका यूनाइटेड बाय इमोशन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो ओलंपिक का लोगो होता है ना उसमें आपके 5 रंग के जो वो आपके छल्ले होते हैं और ये 5 रंग के जो छल्ले होते हैं ना वो आपके जो है 5 महाद्वीपों का जो है वो आपके प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं, यानी 5 महाद्वीपों को जो है वो आपके दर्शाते हैं। और ये जो आपके 5 छल्ले होते हैं वो किस किस महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका ओलंपिक में आपका जो नीला रंग होता है ना ये किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो देखिए ये जो आपका नीला रंग है ये आपके यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। काला रंग की बात कर ले तो ये आपका अफ्रीका देश को दर्शाता है। लाल की बात कर ले तो ये आपका अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। पीला रंग की बात कर ले तो ये आपका एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। हरा रंग जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का जो है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पूछा गया था। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो आपका किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p इस प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉपर का पूछा गया था। तो देखिए कॉपर का जो सिंबल होता है वो आपका Cu होता है और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होता है ना ये जो आपका 29 होता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखा जाता है। तो वहीं अगर कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी इस ऑप्शन पे क्लिक किया होगा उनका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आप सभी एलिमेंट्स का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको एलिमेंट का जो है आपका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और आप सिंपली जो है आर्गन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 18 होता है। तो आप इजीली जो है आर्गन का इतना देख लीजिए, आर्गन का जो ये होता है ना 3p6 तक ये जो आपका आर्गन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये आपको जो है जरूर याद कर लेना। उसके बाद आप इजीली जो है सभी एलिमेंट का जो है आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो यही जो आपका ट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिंदू शाही साम्राज्य का जो है राजधानी पूछा गया था। तो देखिए अगर हिंदू शाही राजवंश की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ना ये 822 ईस्वी में कल्लर के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और हिंदू शाही साम्राज्य की जो राजधानी था ना ये आपका 3 राजधानी था और पहली जो आपका राजधानी था ये आपका काबुल था जो कि आपका 850 ईस्वी से लेकर 870 ईस्वी तक रहा था। दूसरी जो आपका राजधानी था ना वो आपका उद भुंडापुरा था जिसे उंड भी जो है वो कहा जाता है और ये जो आपका 870 ईस्वी से लेकर जो है 1001 ईस्वी तक रहा था। इसके अलावा तीसरी जो आपका राजधानी था ये आपका लाहौर था और ये जो आपका 1001 से लेकर जो है 1026 ईस्वी तक रहा था। और ये जो आपका हिंदू शाही साम्राज्य का जो विघटन है ना ये आपका 1026 ईस्वी में ही हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीनों राजधानियों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2003 में किस पंडवानी संगीतकार को जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए अगर पंडवानी लोक कला की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पंडवानी लोक कला है ना ये छत्तीसगढ़ का जो है एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्ष 2003 में ये जो आपका तीजन बाई जो कि आपका पंडवानी संगीतकार है यानी पंडवानी लोक गायक से संबंधित है और इन्हें 2003 में जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो तीजन बाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तीजन बाई के अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 2019 में जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। 1988 में जो है इन्हें पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर जो वो प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अक्टूबर 2020 में जो है
आंध्र प्रदेश के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विधानसभा ने जो है आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को जो है आपका अपनाया था और किस अधिनियम में जो है इसका संशोधन किया गया था। तो इसका जो है आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 में जो है इसमें संशोधन जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा उत्सव जो है ये मणिपुर का उत्सव है। तो ऑप्शन में आपका जो है याओसांग उत्सव दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका याओसांग उत्सव है ना, ये मणिपुर का जो है एक उत्सव है। तो याओसांग उत्सव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि याओसांग उत्सव पर जो है कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से जो वो किया जाता है। तो देखिए याओसांग उत्सव पर जो है ये आपका थबल चोंगा जो नृत्य है ना, ये पारंपरिक रूप से जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका याओसांग उत्सव है ना, ये 5 दिनों का जो है 5 दिनों का त्यौहार है, यानी 5 दिनों तक जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये जो आपका उत्सव है ना, ये आपके पूर्णिमा के दिन जो है वो मनाया जाता है। यानी जो ये आपका त्यौहार है ये आमतौर पर जो है आपके होली के समय ही जो है आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यानी पूर्ण स्वराज का जो मांग है ना, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो वो किया गया था। तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये आपके कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि आपका 1929 में हुआ था, इस अधिवेशन में जो आपका पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो की गई थी। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट काम करने के लिए जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो देखिए आपके जो है हाल ही में हरियाणा राज्य को जो है खेल में उत्कृष्ट काम के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल पूछा गया था, यानी इंडस रिवर का जो आपका उद्गम ओरिजिन जो वो कहाँ से होता है ये पूछा गया था। तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम है ना, ये आपके तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी को जो है तिब्बत में शेरमुख या आपका सिंधी बदान भी जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु नदी ये जो आपका किस ग्लेशियर से निकलता है। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये आपका बोखरचू हिमनद या फिर सानू ख्वाब हिमनद से जो है ये आपका निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सिंधु नदी ये जो है किस नामक स्थान से जो है भारत में प्रवेश करता है। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये आपका दमचोक नामक स्थान से जो है ये भारत में प्रवेश करता है। और किस स्थान से जो है भारत से निकलते हुए जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये आपका चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से निकलते हुए ये जो आपका पाकिस्तान में जो है ये प्रवेश करता है। इसके अलावा सिंधु नदी के सहायक नदियों की बात कर ले तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सभी जो नदियां हैं ना, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिमानी द्वारा निर्मित अंडाकार जो आकृति होती है ना, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए हिमानी द्वारा निर्मित जो आपके स्थलाकार जो कि अंडाकार होता है और इस आकृति को जो है आपके ड्रमलिन जो है वो कहा जाता है। तो ड्रमलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सकल प्राथमिक घाटा का जो है सही माप जो वो पूछा गया था, यानी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का जो है आपका फॉर्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घाटा होता क्या है। तो देखिए घाटा वह राशि होता है जिसके द्वारा बजट में किया गया खर्च आय से अधिक हो जाता है, उसे ही जो आपका घाटा जो है वो कहा जाता है। और घाटा जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका राजस्व घाटा होता है, सेकंड आपका राजकोषीय घाटा होता है और थर्ड जो होता है वो आपका प्राथमिक घाटा होता है। तो आपके एग्जाम में जो है सकल प्राथमिक घाटा का पूछा गया था। तो देखिए सकल प्राथमिक घाटा का जो सही माप होता है ना, वो आपका सकल राजकोषीय घाटा यानी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में आप अगर जब नेट इंटरेस्ट यानी ब्याज भुगतान को माइनस करोगे ना, तो आपका जो है ये सकल प्राथमिक घाटा जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये माप जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शुद्ध प्राथमिक घाटा की बात कर ले तो देखिए शुद्ध प्राथमिक घाटा का जो सही माप होता है ना, वो आपका शुद्ध राजकोषीय घाटा में जब आप शुद्ध ब्याज भुगतान को जब माइनस करोगे ना, तो आपका शुद्ध प्राथमिक घाटा जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है।
तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बता दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।